मैनेजमेंट हुआ जो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट देखोगे तो प्लास्टिक बहुत अच्छी चीज है। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक जो है, जो डिवाइसेस है, चाहे मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, देर आर न्यूमरस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, डिवाइसेस, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, बहुत अच्छे है। और लेकिन ये जो जनरेशन हो रहा है, द रेट एट विच इट इज जनरेटिंग दिस वेस्ट, तो वहाँ उसका, और आपको मालूम है कि ये सब चीजें किस कंपोनेंट से बनी होती हैं, समझ रहे हैं? इसमें हेवी मेटल्स है, और इफ आफ्टर डिस्कार्डिंग तो ये वेस्ट बन जाता है। लेकिन इसका वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, डे बाय डे इट्स वॉल्यूम इज गेटिंग इंक्रीज्ड। और और द रेट एट विच हम लोग जो प्रोड्यूस ज्यादा कर रहे हैं और रीयूज हम उसका नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे अभी आप मोबाइल का यूज लो, तो हम लोग नया हर दूसरे तीसरे साल न्यू वी आर बाइंग न्यू फोन्स और न्यू मॉडल्स, ठीक है। इवन इफ इट्स यूटिलिटी इज नॉट योर मीन्स द अर्लियर फोन, ठीक है, ओल्डर फोन, हम लोग उसको पूरा यूज नहीं कर रहे और थ्रो कर दे रहे हैं। तो अभी ये इसके वजह से ये वेस्ट का प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है। हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। ये एक तरह का जनरल स्टेटस है अभी जो ग्लोबल लेवल या इंडिया एशिया वगैरह में। तो e-waste is a growing problem as technology advances and people purchase new models of devices more quickly than ever before। इसमें टेक्नोलॉजी एडवांसेस बोला है, आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक जो सेक्टर है, इसमें जो जिस तरह का रिवोल्यूशन और क्रांति आई है, इतना रिवोल्यूशन आप कोई भी सेक्टर में नहीं आया। अगर आप 1980 वगैरह के बाद देखेंगे, जब वैन कंप्यूटर्स वगैरह आना चालू है, ठीक है, मेन फ्रेम्स या पर्सनल कंप्यूटर वगैरह, और बाद में एकदम दिस सेक्टर हैज ग्रोन एक्सपोनेंशियली है, समझ रहे, बढ़ते ही गया वो। और लेकिन आप अगर एज कंपेयर टू दी आईटी या जो ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक वाला है, आईटी भी नहीं, क्योंकि ये उसके पहले ये आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, आपके माइक्रो चिप्स वगैरह ये सब आने लगे। तो आप बोलोगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जो रिवॉल्यूशन आया वो कोई भी सेक्टर में नहीं आया। और आप जहाँ पे भी जो यहाँ पे भी दूसरे भी सेक्टर में जो टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, वो उसका अगर बेसिस आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल ही है। चाहे वो सॉफ्टवेयर हो और बाकी भी चीजें हो, इनके एप्लीकेशंस दूसरे सेक्टर में है जरूर, लेकिन आप कोर अगर डेवलपमेंट देखेंगे तो ये सेक्टर में सबसे पहले ज्यादा हुआ है, और ये एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ है। इट हैज ग्रोन एक्सपोनेंशियली ओवर द इयर्स। तो इसके वजह से क्या है कि प्रॉब्लम सॉर्ट ऑफ वेस्ट। तो आप देखिए क्या लिखा हुआ है, बिटवीन 2010 टू 2019, यानी ऑलमोस्ट इन अ डिकेड द जनरेशन ऑफ ई वेस्ट इंक्रीज्ड बाय सम 60%। ना, ये 10 सालों में ऑलमोस्ट 60% जो है ई वेस्ट का जनरेशन हुआ है, विथ नो साइन ऑफ स्टॉपिंग, यानी वो बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। In fact, while in 2019 the world produced some 53.6 million tons of e-waste, this is only expected to increase to 74 million by 2030। 74 मिलियन टन होना हो, ठीक है, मिलियन टन, यानी ये बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देयर इज नो साइन ऑफ स्टॉपिंग, बढ़ते ही जा रहा है ये जो प्रॉब्लम है। सो दिस इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम ऑफ कंसर्न, ठीक है, कॉज फॉर अ कंसर्न, as waste contains hazardous substances that can have serious environmental and health consequences। तो इसमें ये जो hazardous substances लिखा है क्या है वो, which are those elements or the metals which usually are used in the manufacturing or production of the electronic or electrical devices, वो हम लोग देखेंगे जैसे जैसे we will go through the slides। और ये जो हेवी मेटल्स है ये ही एक्चुअली प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, सॉइल पोल्यूशन हो, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हो। तो व्हाई ई वेस्ट इज अ ग्लोबल हेल्थ इशू। तो अगर आप इसके डायरेक्ट इम्पैक्ट या इफेक्ट्स देख रहे हैं, सो डायरेक्टली इट्स ऑन द ह्यूमन हेल्थ। सो ई वेस्ट इज आल्सो अ ग्लोबल प्रॉब्लम विथ नो रीजन ऑफ द वर्ल्ड स्पेयर्ड फ्रॉम इट्स इफेक्ट। तो अभी आप तो देख रहे हैं कि ये अभी यूनिवर्सल वेस्ट हो गया, ऐसे ही समझो आप, क्योंकि ऑलमोस्ट ऐसे देर इज नो पार्ट और नो कंट्री और द नो प्लेस वेयर आपको हर जगह ये ई वेस्ट दिखेगा। जैसे प्लास्टिक वेस्ट है वैसे ई वेस्ट दिखेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो दिस प्रोडक्ट, जैसे मैंने अभी बताया कि रिवोल्यूशन है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और आईटी इंडस्ट्री,
तो ये हर जगह ये इनके प्रोडक्ट पहुंच गए हैं और पीपल आर कंज्यूमिंग एंड रिपोर्ट है दिस this is the organization which is monitoring the generation of the e-waste and overall its disposal। तो अगर उसका रिपोर्ट के हिसाब से हम देख रहे तो एशिया जो है, जहाँ पे इंडिया है या चाइना जो है, दे आर द मेजर कंट्रीब्यूटर टू जनरेशन ऑफ ई वेस्ट। तो इसमें भी चाइना जो है इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ई वेस्ट। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, एशिया जनरेटेड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ ई वेस्ट इन 2009 अप्रोक्सीमेटली 25 tons equivalent to 8 million laptops, followed by अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ओशिनिया। तो आप देख रहे हैं कि एशिया जो है, एशिया में जो है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट सबसे ज्यादा जनरेट हो रहा है, और इसने तो हम वेस्टर्न कंट्रीज को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन एशिया में भी जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है आप देख रहे हैं, चाइना है। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ई वेस्ट, जनरेटिंग नियरली 50% ऑफ ऑल एनुअल ई वेस्ट ग्लोबली। यानी ऑलमोस्ट पूरे दुनिया का 50% का वेस्ट चाइना ही प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। एंड अकाउंटिंग फॉर ओवर 60% ऑफ ऑल द ई वेस्ट वैल्यूज लॉस्ट थ्रू द इम्प्रॉपर मैनेजमेंट। अभी क्या हो रहा है इम्प्रॉपर मैनेजमेंट की वजह से, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से यूज नहीं कर पा रहे। जो भी इंटेंडेड लाइफ होगा वो जो भी प्रोडक्ट है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का, वी आर कुछ साल तक हम लोग यूज कर रहे हैं, 2-4 साल, और वी आर डिस्कार्डिंग दोज प्रोडक्ट्स बिफोर इट्स एंड ऑफ लाइफ। तो इसमें क्या हो रहा है कि वैल्यू लॉस्ट हो रही है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ रिसोर्स है, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट आपका बन रहा है, इलेक्ट्रॉनिक हो या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और डिवाइसेस, so it has got some value because they are made from different raw materials and resources। तो इसमें वैल्यू लॉस्ट हो रहा है। तो इसमें बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट 60% ऑफ द ग्लोबल जो वैल्यू है, या जो कॉस्ट विच इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ये उसमें आप वो देख रहे हैं कि चाइना का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, यानी वैल्यू लॉस्ट होने में भी। आगे चलता है, लेकिन इसमें एक लास्ट में और एक लिखा हुआ है कि ऑल्दो एशिया में आप देख रहे हैं कि जनरेशन ज्यादा है, लेकिन पर कैपिटा अगर आप देखने जाएंगे, पर कैपिटा मींस पर पर्सन द लेवल द अमाउंट ऑफ ई वेस्ट जनरेटेड पर कैपिटा इज मोर इन द यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। एशिया में भी अगर आप पर कैपिटा देखेंगे पर पर्सन, तो ई वेस्ट जनरेशन कम है एज कंपेयर टू द यूरोपियन नेशन। वहां पर हालांकि पॉपुलेशन कम है, लेकिन फिर भी पर कैपिटा जनरेशन ऑफ ई वेस्ट इज मोर एज कंपेयर टू द एशियन पीपल। बिकॉज एशिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, हाँ और बस, हम लोग उतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं जितना वेस्टर्न कंट्रीज में वो लोग यूज करते हैं। हाँ यूज और थ्रो भी ज्यादा जल्दी हो जा रहा है ना। जैसे मैं बताया कि कोई प्रोडक्ट है, उसको चाहे तो हम और भी ज्यादा यूज कर सकते थे, लेकिन वो लोग जल्दी डिस्कार्ड कर देते हैं। जैसे यूरोपियन नेशन या अमेरिका वगैरह में हम लोग तो गए नहीं, लेकिन टीवी या इधर उधर न्यूज़पेपर में सुनते हैं या देखते हैं, तो पता चलता है कि आप देख रहे हैं कि हम लोग जैसे फ्रीज जो है 5 से 10 साल यूज कर लेते हैं, वो लोग हर दूसरे साल में फेंक देते हैं, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। चाहे टीवी हो, फ्रीज हो, या दूसरी भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल चीजें जो है, वो आप देख रहे हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या इलेक्ट्रिकल ई वेस्ट जो है उसका जनरेशन बहुत ज्यादा है उधर में। तो इसलिए आप पर कैपिटा आप देखेंगे कि पर पर्सन जो है ई वेस्ट जनरेशन वहां पे ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया, ठीक है। हमने एक बार ले लिए तो शायद पूरी लाइफ टाइम में हम 2 ही बार फ्रिज खरीदेंगे, ऐसे हो सकता है। यस सर। तो अभी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि अब डिस्पोजल का प्रॉब्लम है यहाँ, समझ रहे हैं। क्योंकि जैसे हम लोग प्लास्टिक का भी बात किए, प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक अगर ऑलमोस्ट प्रॉब्लम आप देखोगे तो सेम ही है। क्योंकि एक तो उसमें अभी तक हम लोग वी वर नॉट दैट सेंसिटिव टुवर्ड्स द इट्स द डिस्पो, यानी प्रॉपर डिस्पोज। हेलो, हाँ गुड मोहित, इवनिंग सर। गुड इवनिंग मोहित, बोलिए। हाँ सर, मतलब मैं जो सोच रहा हूँ, जितना मतलब पुराना हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जितना पुराना होता है, जैसे मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, जो भी होते हैं,
हाँ तो इसलिए मतलब इनको डिस्पोज इसलिए करना होता है, इनसे रेडिएशन का खतरा होता है, इसीलिए जो ई इलेक्ट्रॉनिक्स का जो डिस्पोजल का बात कर रहे हैं वो इसलिए करते होंगे। हाँ, यानी इसमें देर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हेल्थ इफेक्ट हो सकते हैं जिससे, अगर उसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल, रेडियो एक्टिव कौन, विच मटेरियल्स आर रेडियो एक्टिव इन इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस, जो दोज आर फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड बताइए, क्या कौन सा इलेक्ट्रॉनिक चीज रहती है उसमें रेडियो एक्टिव, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स, इतने सारी इलेक्ट्रॉनिक्स, चाहे कंप्यूटर हो, पीसीज वगैरह हो, या और कोई भी आपका मोबाइल वगैरह हो। आइडिया नहीं है। नहीं है ना। जैसे रेडियो एक्टिव का मतलब क्या है, व्हाट इज व्हाट मीन बाय रेडियो एक्टिव मटेरियल। हालांकि अगर आप मोबाइल उठा के देखोगे तो आप उसके पीछे लिखा रहता है एक, देयर इज सम वन यूनिट, SAR कुछ लिखा रहता है, समझ रहे हैं। वो SAR, आर का मतलब रेडिएशन होता है। आप पता नहीं, अभी पिछले बार आप जो भी अभी मोबाइल आ रहे हैं उसके पीछे उसमें लिखा रहता है रेडिएशन लेवल वगैरह, मींस हाउ मच रेडिएशन दैट मोबाइल विल इमिट फ्रॉम दैट डिवाइस वगैरह, उसका कुछ ना कुछ। हालांकि मेरे को भी उतना उसका नहीं है, वो डिटेल में नहीं गया मैं, लेकिन आप देखोगे अगर मोबाइल में पीछे कवर आप निकाल के देखोगे तो। सर अभी भी लिखा हुआ है सर SAR, अभी मैं देख रहा था अपने मोबाइल में, हाँ अभी भी SAR करके लिखा हुआ है। हाँ SAR में 0.23 वेट बाई केजी 1 ग्राम हेड करके लिखा हुआ है, और 1 ग्राम बॉडी लिखा हुआ है। इसका मतलब कि मोबाइल भी रेडिएशन करेगा, और लेकिन आप क्या करो, थोड़ा इंटरनेट पे आप उसका डिटेल पढ़ सकते हो। लेकिन रेडियो एक्टिव मटेरियल, जैसे हमने उस दिन भी बात की है कि दे आर अनस्टेबल एलिमेंट्स, समझ रहे हो। जो स्टेबल रहते हैं वहां से हीट इवॉल्व नहीं होती, लिबरेट नहीं होती, लेकिन जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है क्योंकि वो अनस्टेबल रहते हैं। जैसे अगर रेडियो एक्टिव में हम लोग जाते हैं उधर, न्यूक्लियर और रेडियो एक्टिव, जैसे यूरेनियम है, रेडियम है, और बाकी ये सब चीजें दे आर अनस्टेबल। तो इसलिए वो अनस्टेबल, उनका जो जो इम्बैलेंस रहता है उनमें, समझ रहे हैं। स्टेबल एटम का मतलब कि आप देखोगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह बैलेंस रहेंगे वो, और फुलफिल रहेगा उनका जो भी शेल रहेगा। लेकिन जो जो अनस्टेबल कंपाउंड या एलिमेंट है उसमें के जो एटम है, जो एटम में भी जो प्रोटॉन्स वगैरह है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह, उसमें इम्बैलेंस रहता है, उसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, हरदम अनस्टेबल रहते हैं। सो बिकॉज दे आर अनस्टेबल, दे आर रिलीजिंग एनर्जी और हीट। हीट, ठीक है, एनर्जी नहीं, हीट। हीट और एनर्जी में क्या डिफरेंस है। सर एनर्जी के कारण हीट जनरेट होता है, एनर्जी द रीजन टू प्रोड्यूस हीट। लेकिन सर अपने इलेक्ट्रिकल में देखेंगे सर, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट। मतलब सर दो अपना फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तब वो वोल्टेज आएगा। लेकिन सर एनर्जी अलग, हीट अलग फैक्टर, सर हीट होता है I²R, जो अपना पावर लॉस होता है। सर दोनों अलग अलग फैक्टर है, सेम नहीं है। सर एक एक मिनट रिपीट करेगा क्वेश्चन प्लीज। I was asking what is the difference between heat and energy. हीट एंड एनर्जी। Yeah. बिकॉज इसमें कि रेडियो एक्टिव मटेरियल आया तो मैं बोला आप लोगों को बता देता हूँ कि व्हाट इज रेडियो एक्टिव मटेरियल। रेडियो एक्टिव मटेरियल आर मोस्टली अनस्टेबल, जैसे यूरेनियम एंड काइंड ऑफ थिंग्स, तो वो दे आर रिलीजिंग एनर्जी। जब तक वो स्टेबल नहीं होते, इट मे रिक्वायर मिलियन और मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर्स, that is called half life period for the radioactive materials to release all of their energy। लेकिन ये जो एनर्जी जो रिलीज करते हैं उसको रेडिएशन बोलते हैं। तो उसका जो लेवल, उसका जो क्या बोलेंगे, एक तो फ्रीक्वेंसी और जो पावर है, पावर ऑफ दी दैट एनर्जी, ठीक है, वो आप उसका काफी ज्यादा रहता है, ठीक है। और आप गामा एक्सरे वगैरह में जाएंगे तो उनका तो लेवल और भी ज्यादा रहता है। तो इसके इस पाथ ऑफ दैट बीम विच इज रेडिएटिंग फ्रॉम द रेडियोएक्टिव मटेरियल, उस पाथ के बीच में अगर एनी आइटम, एनी एलिमेंट और कंपाउंड कम्स,
तो उसको वो आप क्या कर सकते हैं कि रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है या ये जो हीट है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए आप देख रहे हो कि जो एक्सरे जिससे हम बॉडी पर एक्सरे यूज करते हैं, तो द एक्सरे रेज जो है वो आप देख रहे हैं कि हाई एनर्जी बीम विच गेट इंसिडेंट थ्रू दी बॉडी सेल्स, तो वो सेल्स को खराब कर सकते हैं अगर बार बार वो रेडिएशन का एक्सपोजर हो रहा है। तो हम लोग को नॉन रेडी आयोनाइजेशन एंड नॉन आयोनाइजेशन आपको इंडस्ट्रियल हाइजीन में पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना कि उस बीम या उस पाथ के बीच में अगर दूसरा कोई भी से बॉडी आता है उसको आयोनाइज कर देता है। ये जो भी रेज विच आर इमेंटिंग फ्रॉम दी रेडियोएक्टिव मटेरियल। तो ये ठीक है, जाने दीजिए। वो हम लोग क्या बात कर रहे थे? हाँ, आपने पूछा था कि रेडिएशन जी के बीच का निकलता बताइए डिफरेंस। है। हाँ, तो ये जो वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से डेफिनेटली रेडिएशन निकलता है, क्योंकि उसमें इस तरह के मटेरियल यूज कर रहे हैं कि दोज आर रेडियोएक्टिव मटेरियल, लेकिन लेवल ऑफ दैट रेडिएशन थोड़ा कम रहता है इसका, क्योंकि यूरेनियम रेडियम जो विच आर यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह वो तो नहीं है, थोड़े कम तरह का रेडिएशन निकलता है। सर और उसमें दूसरा जो मैं बता रहा था कि यूज ऑफ हेवी मेटल्स, काफी आकाश बोलिए, आकाश सर हीट और एनर्जी के बीच का डिफरेंस बताइए ना। एनर्जी इज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ, समझ रहे, स्टोर्ड है, और जो द एनर्जी इन द ट्रांजिट जब ट्रैवल करती है तब उसको हीट बोलते हैं। अगर वो स्टोर्ड है उसको आप हरदम एनर्जी बोलोगे, लेकिन अगर हीट जैसे अभी रेडिएशन, रेडिएशन को आप सर जैसे एनर्जी स्टोर बोलोगे। सर जैसे स्टोर्ड है तो वो पोटेंशियल एनर्जी में आ जाएगा, और वो अगर वो मूविंग है तो वो काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगा सर, बट दोनों तो एनर्जी ही है। नहीं नहीं, बार सुनो, ये गुड पॉइंट है। मेरा मेरा व्यू ऐसा है, लेकिन एनर्जी है ना, हम्म। एनर्जी एनर्जी आप बोल रहे हैं एक पोटेंशियल है और सोर्स है, कुछ भी है, लेकिन एनर्जी itself it cannot be harm when it is released, it will show. For example, thermal energy है, आपको हीट मिलेगा, लाइट एनर्जी है, आपको ब्राइटनेस आता है, ऐसा कुछ एनर्जी वो एक सोर्स है एक्चुअली। हाँ जी लेकिन सर, एनर्जी इलेक्ट्रिकल जो है, एनर्जी में है पोटेंशियल कि वो हार्म कर सके। हाँ, वो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल का मतलब वो पॉजिटिव और नेगेटिव, वो डिफरेंस इन पोटेंशियल, वो पोटेंशियल दूसरा है। हाँ वही बोल रहा था, एनर्जी मतलब ऐसा नहीं कि एनर्जी हार्म नहीं करेगा, एनर्जी अलग अलग फॉर्म है, कुछ फॉर्म हार्म करेंगे कुछ फॉर्म नहीं करेंगे। हाँ सही है, सही है। देखिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑलवेज हार्म, बट लिमिटेड। आपका जो चीज चाहिए उसमें कभी हार्म नहीं होगा, वो अपना फायदे में ही रहता है, बट एक्सेस हो जाएगा किसी चीज का वो हार्मफुल है। वही चीज हमें मतलब इसमें समझाया जा रहा है मेरे ख्याल से। हाँ, जैसे अगर आप ना यस। आप लोग जब रेडिएशन का रेंज देखोगे, ठीक है, नॉन आयोनाइजेशन और आयोनाइजेशन, बाद में एक विजिबल वाला भी आता है, या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी वगैरह। रेडियो फ्रीक्वेंसी या विजिबल तक हम लोग वी कैन टॉलरेट, ह्यूमन कैन टॉलरेट दैट फ्रीक्वेंसी लेवल, समझ रहे। लेकिन जैसे जैसे आप विजिबल से सामने जाएंगे, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड रेडिएशन, बाद में एक्सरे, गैमा रे, तब हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैंने जैसे अभी बताया कि these the level of the radiation or the heat जो है वो that can ionize the whatever material which is come in the path of the beam or the heat which is releasing from the radioactive material। तो आप देखो सर नॉर्मली मोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में क्या रेडिएशन आएगा सर? ये तो अभी टॉलरेबल लिमिट में ही आना चाहिए, क्योंकि अगर नॉन टॉलरेबल रहता तो गवर्नमेंट इसको क्या बोलते हैं उसको परमिशन ही नहीं देती फॉर यूज, ठीक है। नहीं, स्मॉल राइट लेवल ऑफ सर, रेडिएशन इज जनरेटिंग फ्रॉम द मोबाइल्स एंड द पीसीज और द लैपटॉप्स। लेकिन ये मोबाइल से रेडिएशन का तरफ पावर सप्लाई है तो, और वो मटेरियल की तरफ ही रेडिएशन आएगा, और ऑन करके यूज करने के टाइम रेडिएशन का इफेक्ट हो जाएगा। और नॉर्मल विदाउट यूज, खाली मोबाइल हमारे पॉकेट में है, सिम नहीं है और नेटवर्क नहीं है, और खाली वो भी रेडिएशन होएगा। नहीं, जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि जैसे जैसे अभी इफ यू आर यूज, जैसे भी हम लोग ने भी
कई बार देखा है कि यू आर यूजिंग द मोबाइल एंड वाइल चार्जिंग, तो चार्जिंग एंड यू आर ऑल्सो यूजिंग योर मोबाइल, तो at that time the level of radiation will be more as compared to non if you are not using it and at the same you are not charging it. तो जैसे हम लोग अभी तक पढ़े, या इवन आप ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी वगैरह ये लोग देते मैनुअल, उसमें ही लिखा रहता है कि while charging do not use phone because उस समय the radiation level is more high, maybe 10 times और 50 times जो भी है रेडिएशन लेवल ज्यादा होता है। लेकिन हम लोग अभी वेस्ट में बात करते हैं सर, उस टाइम अभी ई वेस्ट लैंड में डिस्पोज हो रहे, और उसमें अभी कोई पावर सप्लाई और चार्जिंग और कुछ नहीं है, लेकिन इसमें अभी क्या इफेक्ट है, हार्म है वो ई वेस्ट लैंड में? वही मैं बता रहा था कि हो सकता है चलो कि लेवल ऑफ रेडिएशन विल बी हैविंग लेसर इफेक्ट ऑन दी हेल्थ, यानी हेल्थ इफेक्ट कम हो सकता है क्योंकि वो वेस्ट हो गया, डिस्कार्ड हो गया। लेकिन मैं जो बता रही कि हेवी मेटल्स आर यूज्ड मोस्टली इन दीज डिवाइसेस, जैसे बेरिलियम, कैडमियम, मर्क्यूरी, ये सब। तो ये हेवी मेटल्स जो है दे आर कॉजिंग सॉइल पोल्यूशन एंड ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। सो समझ रहे हैं, आर्सेनिक भी हो सकता है उसमें। तो आप देखोगे कि इट मे कम इनटू आवर ड्रिंकिंग वाटर। ओके, समझ रहे, ये हेवी मेटल्स क्या होगा, जैसे आप देख रहे हैं कि मेनली ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है आप रूरल इधर उधर जो भी जहाँ कहीं पे भी डंप कर दे रहे हैं अभी, तो आप क्या हो रहा है कि जो सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है यानी ग्राउंड वाटर में चला गया है। आपने जैसे अभी हम लोग पहले भी बात कर रहे थे सॉलिड वेस्ट के बारे में, अर्बन सॉलिड वेस्ट, तो ड्यूरिंग रेनी सीजन जो लीचेट है, वॉट एवर दी हेवी मेटल्स विल ऑल्सो गेट लीच्ड इनटू दी वाटर, ठीक है। और बाद में अगर आपको पता चल रहा है कि कहीं गांव में कहीं बोरवेल के पानी में आ गया या कहीं कुएं के पानी में आ गया, तो समझ रहे हो, तो वहां से फिर प्रॉब्लम हो सकता है। समझ रहे, जो छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, या जो दोज आर दी टीनेज ग्रुप वगैरह, तो उनमें, और आप जैसे भी देखेंगे भी, जैसे भी एनवायरमेंटल रूल्स वगैरह, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल्स वगैरह में उसमें परमिसिबल लिमिट दिया है सब हेवी मेटल्स का। आर्सेनिक कितना रहना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर में, कैडमियम कितना होना, मर्क्यूरी कितना होना, बहुत कम है। आप देखोगे तो 0.1 mg पर लीटर, 0.2 mg पर लीटर, यानी वेरी ट्रेस अमाउंट। यानी आप थोड़ा सा भी अगर, जैसे भी अगर केरला में ये प्रॉब्लम बहुत हुआ था कि arsenic was found in the drinking water, क्योंकि some of the industries were producing, कोई दूसरा बना रहे थे लेकिन वो बाय प्रोडक्ट में वो निकल रहा था। तो ये समझ रहे, हेल्थ इफेक्ट इतने ज्यादा हो जाते हैं ये हेवी मेटल से कि वो इट में डिफॉर्म द बॉडी ऑफ द इन्फेंट्स एंड स्मॉल चिल्ड्रन या टीनेज, ये जो नॉन एडल्ट्स हैं। तो चलो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर हम अगर बेसिकली देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल वेस्ट ज्यादा नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ही ज्यादा है। हाँ, तो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिकल वेस्ट में सिर्फ कोर ही यूज, मेटल यूज होता है सर। तो उसका आपने डेफिनेशन बता दिया था ना जब भी, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स, हालांकि मेरा तो बैकग्राउंड नहीं है, आपने तभी बता दिया था कि लेस देन 24 वोल्ट इज द व्हिच सिग्निफाइज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और अबाव वो। अब लेकिन 26 डिवाइसेस आप देखो कि उनका साइज बहुत छोटा रहता है लेकिन काम कितना बड़ा करते हो। यस। तो यानी टोटल जितना भी कंट्रोल है, whatever कंट्रोल, ऑटोमेटेड कंट्रोल जो है, इट इज कंट्रोलिंग फ्रॉम द स्मॉल डायोड। आप देखोगे छोटे छोटे डायोड है इतने से, और वहां से अगर कंट्रोल हो रहा है तो आप समझो, या माइक्रो चिप्स वगैरह है इससे, तो इसका मतलब है कि आप सोच सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो वो टेक्नोलॉजी होगा अपने आप में। तो इसलिए जो भी हेवी मेटल्स यूज हो रहा है उसमें, तो ये प्रॉब्लम कर रहे हैं एनवायरमेंट की। यस। अब यहाँ पर भी अभी क्या हो रहा था, जैसे भी ओवरऑल ग्लोबल स्टेटस या ग्लोबल प्रॉब्लम की हम बात करें, तो डेवलप्ड नेशन में भी हमने जैसे बात भी की है कि मोस्ट ऑफ दीज ई वेस्ट विच वर जनरेटेड, तो पर कैपिटा आप देख रहे हैं कि यूरोपियन कंट्रीज या यूएसए वगैरह में इसका जनरेशन ज्यादा हो रहा था।
और ये वेस्ट को क्या कर रहे थे, ये लोग डेवलपिंग नेशन में भेजते थे अभी तक। हालांकि अभी सब लोग जागरूक हो गए, तो अभी the developing nations are also restricting the entry or the import of electronic waste in their country, क्योंकि डिस्पोजल वगैरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं डेवलपिंग नेशन वगैरह में। लेकिन अभी पहले क्या कर रहे थे, डेवलप्ड नेशन, यूएसए वगैरह वगैरह, all these countries were supplying the e-waste which was generated in their their countries। तो ये जो अफ्रीकन कंट्रीज है या एशिया में भी, हाँ इंडिया में भी बहुत सारा वेस्ट आ रहा था। तो वो क्योंकि यहाँ पे लेबर भी कम में मिल जा रहा था और वो काफी पैसा दे रहे थे डिस्पोजल के लिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे इंडिया की बात करें तो हमारे पास अभी भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डिस्पोजल के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। We do not have that infrastructure to dispose of electronic waste है, resources, training, लोगों को अवेयरनेस, ठीक है, स्किल्ड मैन पावर, ये सब प्रॉब्लम है। तो अभी हालांकि इंडिया ने तो बैन कर दिया है कि बाहर से जो इंपोर्ट होके आ रहा था, लेकिन ये आप देख रहे हैं कि ये सिचुएशन थी पहले अभी तक। ये देखिए, कैन रिलीज टॉक्सिक, इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिलीज टॉक्सिक केमिकल्स and heavy metals into the environment resulting in respiratory, neurological and reproductive, जो अभी मैं बता रहा था। समझ रहे, अगर कोई छोटे बच्चे हैं तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे आर्सेनिक, मर्क्यूरी, ये खतरनाक है। 0.1 mg 0.2 mg पर लीटर ड्रिंकिंग वाटर में अगर वो आ जा रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। हमको तो जैसे अभी टेक सैंपल ऑफ वाटर, पीने का पानी तो हमको तो क्लियर ही दिखता है। तो इसीलिए जो दी लैब में चेक करने के बाद वो पता चलता है इन दी अमाउंट, ट्रेस अमाउंट, यानी जो मैं बताई कि बहुत ही कम अमाउंट, 0.1, 0.2, 0.3 mg, 0.5 ppm वगैरह। तो ये HPLC वगैरह जो है ना, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी वगैरह, उसमें पता चलता हूँ। बड़े बड़े लैब में ही रहता है ये इक्विपमेंट वगैरह, इसलिए IITs NIT वगैरह के कॉलेज वगैरह में वो लोग टेस्टिंग करते हैं। तो यस, इसमें देखिए रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव भी, ठीक है, यानी इतना ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं दिस हेवी मेटल्स। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का डिस्पोजल जो है वो दैट शुड बी डन इन अ प्रॉपर एंड एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट यूजिंग साउंड टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, ठीक है। The people who live or work close to the e-waste site face the greatest danger of exposure as the nearby soil and water sources become contaminated। जो अभी मैं बताया कि जहाँ पे भी इसका डंपिंग या डंपिंग नहीं या कहीं पे डंप कर रहे फिलहाल टेम्पररी बेसिस पे, बिफोर इट्स साउंड मैनेजमेंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ दिस ई वेस्ट। तो आप देख रहे हैं कि अगर वैसे ही पड़ा है, वो सालों से पड़ा हुआ है, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपका सॉइल और ग्राउंड वाटर पोल्यूशन 100% होगा उसमें से। देखो, यानी अभी आप यहाँ लिखा हुआ है कि ऑल बहुत सारे कंट्रियों में ई वेस्ट है, स्टोर किया हुआ है, लेकिन रिसाइकल बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर हम लोग जैसे हमने देखा कि दी अप्रोच ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, एनी काइंड ऑफ वेस्ट, ठीक है, सॉलिड है, प्लास्टिक हो या बायोमेडिकल वगैरह, आप देख रहे हैं कि आप योर अप्रोच क्या रहना चाहिए, प्रिवेंशन, मिनिमाइजेशन, रीयूज, और बाद में रिकवरी, रिसाइकल एंड देन दी फाइनल सेफ डिस्पोजल वगैरह। तो ये हम लोग रिसाइकल का भी ऑप्शन यूज नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इन 2000 ये दीज आर द डेटा है, और ये जो डेटा मैंने लिया है दैट इज फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड कारपोरेशन, वहां से सब लिया हुआ है। तो ये लेटेस्ट है, 2019-20 वगैरह का डेटा है। तो आप देख रहे हैं कि इन 2019 में only 17% of the e-waste created was reported as recycled।
हेवी वॉज रिपोर्टेड लिखा है, यानी सही में है कि नहीं है, इसमें भी मैनिपुलेशन हो सकता है, क्योंकि व्हाट यू आर रिपोर्टिंग मे और मे नॉट बी द फ्रॉम दी ऑथेंटिक डेटा। समझ रहे हैं, आप कुछ भी रिपोर्ट में दिखा सकते हैं, तो ये रिपोर्टेड है, ये कम ज्यादा भी हो सकता है। तो 17% सिर्फ, यानी अगर 100 में से 70% ही रिसाइकल्ड हुआ है, वो भी दैट इज रिपोर्टेड, नॉट दी 100% फ्रॉम द ऑथेंटिक सोर्स और ऑथेंटिक डेटा। क्योंकि अभी क्या हो जाता है, ग्लोबल लेवल पे भी जो वॉट एवर डेटा वी आर गेटिंग, कोई ना कोई रिपोर्ट कर रहा है, सपोज इंडिया रिपोर्ट कर रहा है या नेपाल, हर एक कंट्री, लेकिन वहां पर वो डेटा कितना ऑथेंटिक है आपको पता नहीं, कहाँ से लिया हुआ है, वो डेटा सही है गलत है, समझ रहे हैं, या इंस्ट्रूमेंट सही थे गलत थे, वो मेथड यूज ऑफ मेथोडोलॉजी क्या था, तो ये एवरीथिंग डिफर्स। तो इसलिए जो डेटा भी है, ये डेटा वगैरह जो भी रहता है, दैट इज ओनली फॉर आवर इन्फरेंस, मीन वी कैन ड्रॉ सम इन्फरेंस फ्रॉम दी डेटास, कि बहुत सारे डेटा, हाँ हमको ये पता चल रहा है कि मोटा मोटा हाँ कि 70 या 80% ही रिसाइकल हो रहा है, तो कोई जरूरी नहीं कि इतना ही एग्जैक्ट होगा, कम ज्यादा भी हो सकता है। तो और रेस्ट इज एंडिंग अप इन लैंडफिल्स, इसका मतलब ऑलमोस्ट ये अगर 20% भी पकड़ लो, तो आप 80% ऑफ द जनरेटेड वेस्ट, ई वेस्ट, इज लीडिंग टू योर लैंडफिल्स। अब वो लैंडफिल में जा रहा है, इसका मतलब आप सोचिए कि क्या हो रहा होगा, आपका ग्राउंड वाटर में आ रहा है, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि हेवी मेटल्स अगर सॉइल में रहेंगे तो आपका वहां की सॉइल केमिस्ट्री और द कंपोजिशन ऑफ द सॉइल विल अल्टर और चेंज, क्योंकि जो द बैक्टीरियाज और द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, समझ रहे हैं ना, जो नाइट्रोजन, हम फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स वी रिक्वायर एनपीके, ठीक है, पोटेशियम, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। तो ये जो नाइट्रोजन जो है वो इट इज नॉट, आप देख रहे हैं कि द प्लांट्स दे यूज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम इन द एलिमेंटल फॉर्म। एलिमेंट होना उनको, एलिमेंटल फॉर्म का मतलब कॉम्प्लेक्स, जनरली ये जो मैं अभी बताया आपको, सोडियम, सॉरी नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, ये अगर आप नेचर में देखोगे तो दे आर फाउंड इन अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी और ये इनके साथ और दूसरी चीजें भी रहती हैं, सिर्फ फॉस्फोरस नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, सिर्फ पोटेशियम नहीं मिलेगा, उनमें और भी कोई एलिमेंट वगैरह रहेंगे, यानी एक तरह से कंपाउंड रहे। लेकिन प्लांट जो है, या ट्रीज और प्लांट, दे नीड एनपीके इन द एलिमेंटल फॉर्म, उनको सिर्फ नाइट्रोजन ही हो, उनको सिर्फ फॉस्फोरस ही होना, उनको सिर्फ पोटेशियम ही होना, तभी उनकी ग्रोथ होती है, उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट। तो इसीलिए ये जो बैक्टीरियाज हैं, दे फिक्स, उसको वर्ड है नाइट्रोजन फिक्स, गुड बैक्टीरियाज ये खत्म हो जाएंगे बाय द यूज ऑफ, अभी तो हम लोग एग्रीकल्चर एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि ड्यू टू हेवी मेटल्स, समझ रहे, बहुत ज्यादा मर्क्यूरी चला गया, बहुत ज्यादा आर्सेनिक ये वगैरह, तो क्या होगा। और आपने अर्थवर्म भी देखे होंगे, सॉइल में अर्थवर्म्स भी रहते हैं, वो तो बेचारे क्या होगा उनका बॉडी का। तो इसीलिए आप देखोगे कि वॉट एवर दी सॉइल ऑन विच दिस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज डिपॉजिटेड, एंड ओवर द ईयर्स आप देख रहे हैं कि कोई डिस्पोजल हो ही नहीं रहा है, वहीं पड़ा है, तो वहां का तो जो सॉइल है उसका फर्टिलिटी तो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। और ऐसा अगर आप, वी कैन सी द होल पिक्चर ऑफ द कंट्री, आप देखो, ये तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, लेकिन अर्बन सॉलिड वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक है, प्लास्टिक वेस्ट है, तो हाउ मच लैंड इज एंगेज्ड बाय दीज वेस्ट, समझ रहे, हेक्टर, कई हेक्टर जगह जो है इसमें ही ये हो गई। अच्छा, वो वहां पढ़ने के बाद वो सॉइल, उस लैंड को यूज भी नहीं कर पा रहे 30-30, 50-50 सालों तक, क्योंकि वी हैव टू उसको बायो रिमीडिएशन करना पड़ेगा वो लैंड का। आप अगर देख रहे कि जहां पहले डंपिंग ग्राउंड था आपके शहर में, वो अभी डंपिंग ग्राउंड आपके शहर में आ गया, बिकॉज डेवलप होते जा रही है सिटी, लेकिन दैट लैंड इज नॉट बीइंग यूज्ड फॉर दी अदर, फॉर दी
बाय द कम्युनिटीज है, समझ रहे, लाइवलीहुड के लिए, क्योंकि वहां पे डंपिंग ग्राउंड था। तो आप देख रहे हैं कि कितना रिसोर्स आपका लैंड का कितना नुकसान हो रहा है। तो ये इसीलिए ये सब चीजें अभी तो, हालांकि अभी सिंस दिस स्वच्छ भारत अभियान से ये बायो रिमेडिएशन का भी काम किया जा रहा है। जो भी जगह, वॉट एवर द लैंड विच वेर यूज्ड फॉर डंपिंग, दे इट इज गेटिंग रिकवर्ड, समझ रहे हैं, वहां को धीरे धीरे वहां से सब वेस्ट उठाया जा रहा है, देन इट इज बीइंग सेंट टू डिस्पोजल फैसिलिटी, और जो लैंड खराब हो गई थी उसको सही करने का काम चालू है। और यहाँ ये सबसे ज्यादा काम बायो रिमेडिएशन या जो डिस्पोजल फैसिलिटी जो है, डिस्पोजल नहीं सॉरी, जहाँ पे डंपिंग होता था, डंपिंग ग्राउंड बोल दीजिए, उसको रिमीडिएट, बायो रिमेडिएशन करने का सबसे ज्यादा काम हो रहा है तेलंगाना में। और हैदराबाद और सराउंडिंग एरियाज में आप देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े मेगा प्लांट, जैसे सीमेंट और थर्मल पावर प्लांट रहते उतने बड़े बड़े उनके उस लेवल पे काम चल रहा है, यानी इतनी लैंड वो रिकवर कर लेंगे। सर भोपाल गैस कांड जो हुआ था सर, हाँ वहां पे उस पॉइंट पे सर अभी भी रेडिएशन मुक्त नहीं हुआ है क्या सर? हाँ, उसको रेडिएशन नहीं बोलना, क्योंकि वो केमिकल था, यानी लिक्विड केमिकल था वो। हालांकि वहां समझ रहे टैंक में था तो वो लिक्विड था, पर में वो वेपराइज हो गया था, तो वो जो सॉइल कंटेमिनेट हुई वो, और वो दैट केमिकल इज स्टिल परसिस्टेंट, वो अभी भी उसकी पोटेंसी है, वो जो केमिकल है उसका कॉन्सेंट्रेशन अभी भी सॉइल में है। लेकिन वो अभी बीच में कोई जगह है जहाँ पे डिस्पोजल करने वाले थे उसका, मैंने ऑल